हाँ जी, तो प्रश्नावली 5.1 में हमारा पहला प्रश्न है सत्य और असत्य, यानी इनमें से कौन से कथन सत्य हैं और असत्य, और उनके साथ आपको कारण भी देना है। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, हम यह बता देना चाहते हैं कि हम ये प्रश्नावली करने के बाद जो इस प्रश्नावली से पूर्व हमारे दिए हुए उदाहरण हैं इस पाठ के प्रश्नावली 5.1 के, उसको भी पूरा करेंगे। तो पहले इसको करते हैं, फिर हम लोग उस पर आएंगे, ठीक है। तो आइए, तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो आपसे यह पूछा जा रहा है कि क्या यह कथन सत्य है या असत्य है। हमने आपको बताया भी था कि एक कथन क्या होता है। तो भैया कथन या तो गणित में सत्य हो सकता है या असत्य हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता, ठीक। तो यह जो कथन है कि एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, यह आपको पता है कि नहीं, बिल्कुल गलत है। जैसे मान लीजिए ये कोई एक बिंदु है, ये बिंदु है और ये बिंदु हम नाम दे देते हैं P, ठीक है। अब इससे हम लोग अनेकों, या कहिए कि असल में अनंत रेखाएं, जैसे में ये पहली रेखा हो गई, ये ऐसे दूसरी रेखा, ऐसे ही ये वाली तीसरी, और वैसे ही अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। यदि प्रश्न यह रहता कि एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, तब वह जो कथन है सत्य होता। और इसका कारण क्या है, तो कारण यही है कि हम देख पा रहे हैं कि एक से अधिक हमने रेखाएं खींच दी। इसका अर्थ हुआ कि यह कथन क्या है, असत्य है, असत्य कथन है। अब आइए दूसरे प्रश्न पर। दूसरा हमारा सवाल क्या है भैया, तो बोल रहा है तुमसे कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो भिन्न बिंदु है, चलिए मानते हैं हम, ये एक बिंदु ले लेते हैं A और कोई दूसरा बिंदु ले लेते हैं ये B। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों से होकर गुजरने वाली असंख्य रेखाएं हैं, तो क्या ये सच है, तो जी नहीं। आपको पता है ये हमें बात पता चलती है यूक्लिड के अभिधारणा संख्या 1 से। उसने क्या कहा था अभिधारणा संख्या 1 में कि यूक्लिड जो किन्हीं दो भिन्न बिंदुओं से एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, जिसको हमने अभिधारणा तो ये था कि किन्हीं दो भिन्न बिंदुओं के बीच एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। इसको बाद में अभिगृहित में बदल दिया गया, और वो अभिगृहित क्या था कि किन्हीं दो भिन्न बिंदुओं के से एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। उसमें क्या था, एक अद्वितीय, यानी सिर्फ एक और एक, उसके अलावा कोई दूसरी नहीं। तो इसी की तरह इस A और B में ये दोनों भिन्न बिंदु हैं, इनसे होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है। तो ये जो हमारा कथन है, ये भी क्या हुआ, ये भी असत्य हुआ, ये भी क्या हुआ, तो असत्य हुआ। और इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है, हम जानते हैं यूक्लिड तो नहीं कहना चाहिए अभी, हाँ, यूक्लिड के अभिगृहित से, यूक्लिड के अभिधारणा से, जिसको बाद में अभिगृहित में बदल दिया गया। तो आप अब आगे इसके लिख लीजिएगा खुद से, हमने बता दिया कारण क्यों। तीसरा है, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो क्या यह कथन सत्य है या असत्य है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि एक शांत रेखा क्या होती है। तो शांत रेखा कुछ नहीं, जो रेखा खंड है उसी को यूक्लिड ने शांत रेखा कह दिया। अब रेखा खंड क्या होता है हम आगे परिभाषा में बताएंगे, पर अभी के लिए समझ लीजिए कि किसी रेखा का एक भाग को रेखाखंड कहते हैं। तो वही बात है कि मान लीजिए कि ये एक AB से ये हुआ एक रेखाखंड, तो क्या इसको हम लोग दोनों ओर
बढ़ा नहीं सकते हैं, तो जी हाँ बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए ये कथन क्या हुआ, सत्य है। और अनिश्चित रूप से यानी इस ए बी के आगे भी ऐसे बढ़ाया जा सकता है और इस ए के भी आगे ऐसे बढ़ाया जा सकता है अनंत तक। अनंत यानी या कह लो अनिश्चित रूप से, कोई परिभाषित नहीं है कि इतने के बाद समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब यह कथन कौन सा है भैया, तो ये सत्य है। और यह हमें कैसे पता चलती है, तो यह हमें पता चलती है यूक्लिड के अभिगृहित से। अभिगृहित से पता चलती है, एक मिनट, अभिगृहित से ना पता चलती है, हम नहीं, अभिधारणा संख्या 2 से पता चलती है। तो इसका कारण क्या हुआ भैया, तो इसका कारण हुआ यूक्लिड का जो अभिधारणा संख्या कौन सा, 2, यूक्लिड की अभिधारणा संख्या 2 से। अब आप लोग आगे लिख लीजिएगा बनाकर इसको, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे। चौथा हमारा सवाल है, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो हमारे पास ये सवाल है कि यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, यह हमको बताना है सत्य है या असत्य है। यदि दो वृत्त बराबर हैं, एक मिनट सवाल हमको एक बार देख लेने दीजिए। हाँ ठीक है, तो आइए आते हैं सवाल पर। मान लो कि ये एक वृत्त है, ठीक है, जिसका मान लो एक केंद्र है ए, ठीक है। ये कोई दूसरा वृत्त है जिसका केंद्र है बी। अब इन दोनों वृत्त, ये दोनों वृत्त बराबर है, यानी इनका क्षेत्रफल बराबर है। बराबर कहने का अर्थ है कि जो ये क्षेत्र घेर रहे हैं वो बराबर है। अब देखो, जब ये दोनों वृत्त क्षेत्र बराबर घेर रहे हैं, यानी क्या है, ये दोनों एकदम क्या है, समपाती है। अब इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको जो चौथा अभिगृहित था उसको नहीं समझाया था, उसको इसीलिए छोड़ दिए थे हम कि उसको डायरेक्ट सवाल से बताएंगे। तो देखो, समपाती का मतलब होता है कि एक के ऊपर एक ढक जाना। जैसे मैं मान लो कि एक हम त्रिभुज बनाते हैं ऐसे, ठीक है, ए बी सी, और कोई दूसरा त्रिभुज है मान लो डी ई एफ, एकदम इसी का 2 कॉपी। अगर तुमको समझना है समपाती क्या होता है तो आप समझ लीजिए वो फोटोकॉपी होता है। तो क्या होता है, फोटोकॉपी। और फोटोकॉपी में क्या होता है, एकदम एग्जैक्ट उतर जाता है। तो उसी तरह समपाती, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कोइंसिडेंटल या आइडेंटिकल। आइडेंटिकल से आप शायद अब समझ पाएंगे कि एकदम हूबहू जुड़वा भाई समझ लो, या उससे भी पास का। तो यदि ए और बी बराबर है, इसका मतलब क्या है भैया, समपाती हैं। और यूक्लिड के अभिगृहित संख्या 4 से आपको पता है, देखिए हम पढ़कर सुनाते हैं उनको, उस अभिगृहित को। एक मिनट इंतजार कीजिए। हाँ देखो, वे वस्तुएं जो परस्पर समपाती हो एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो यदि ये दोनों वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं क्या होंगे। तो सबसे पहले तो ये दोनों वृत्त बराबर है तो ये दोनों समपाती होगा। ये समपाती हुआ तो जो इनका त्रिज्या हुआ वो समपाती होगा। और यदि दो चीज़ समपाती है तो यानी दोनों बराबर है, यानी उनकी त्रिज्याएं क्या हो गई, बराबर हो गई। अब आप इसको बनाकर लिख सकते हैं और लिख दीजिएगा कारण क्या हुआ, तो यूक्लिड का अभिगृहित संख्या 4 हुआ। अभिगृहित संख्या 4, ठीक है। अभी वृत्त की त्रिज्या क्या होती है उसको परिभाषित भी करना है हम लोग को अगले प्रश्न में। तो हम अगले प्रश्न में बताएंगे कि ये त्रिज्या होती क्या है वृत्त की, ठीक है। अभी देखो पांचवा सवाल। पांचवा क्या दिया हुआ है सवाल कि दिए हुए आकृति में ए बी बराबर पी क्यू। ये ए बी बराबर, देखो ये यहाँ पर है ए, यहाँ पर है बी, उसी प्रकार यहाँ पर है पी और यहाँ पर क्यू, और एक्स और वाई दिया हुआ है। क्या कहा जा रहा है कि ए बी और पी क्यू बराबर है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, और पी क्यू और एच वाई बराबर है। तो तुमको तो क्या ए बी और एच वाई भी बराबर होगा, ये हमको दिखाना है, ये हमको बताना है भैया। तो देखो, अब हमको अभिगृहित संख्या 1 से पता है कि वे वस्तुएं जो किसी दूसरे वस्तु के बराबर होती हैं वे आपस में बराबर होती है। यानी
ए बी जो है, चूँकि ए बी पी क्यू के भी बराबर है, ठीक है, और पी क्यू जो है वो एच वाई के बराबर है, यानी पी क्यू क्या है, पी क्यू बीच में है, और ये पी क्यू जो है ए बी के भी बराबर है और एच वाई के भी बराबर है। तो हमको पता है इससे अब यूक्लिड के अभिगृहित संख्या एक से क्या हो जाएगा, ए बी और एच वाई भी बराबर हो जाएगा, इसलिए हमारा ये कथन क्या होगा, तो सत्य होगा, सत्य होगा। इससे पहले वाला क्या था, तो ये भी सत्य था। और कारण क्या हुआ भैया, तो कारण वही हुआ, यूक्लिड का अभिगृहित संख्या एक। ठीक है, अब तुम इसको, हम लोग के पूरा हुआ। अब चलो चलते हैं दूसरा नंबर जो सवाल है वो है परिभाषा। वो क्या है, तो परिभाषा है। तो आ जाओ परिभाषा पे। हम परिभाषा लिखने नहीं जाएंगे, हम आपको सारा परिभाषा समझा देंगे। आप किसी को लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, वरना बहुत सारा जगह पर तुमको परिभाषा मिल भी जाएगा। तो देखो, हम जो सवाल है उसमें से कुछ अधिक अपने से भी डाल दिए हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको सिर्फ बिंदु और रेखा अच्छे से नहीं समझाया था, इसीलिए नहीं क्योंकि अगले अब यहाँ पे समझाते हैं, वहाँ पर एक रफ आइडिया दे दिए थे। तो देखो, यूक्लिड की ज्यामिति में एक बिंदु क्या होता है, तो बिंदु का काल्पनिकता है, कोई असल में इसका एग्जिस्टेंस नहीं है। और हम ये भी बताए थे कि हाँ, तुम इसको फिजिकल यानी भौतिक रूप से समझ सकते हो। तो बिंदु को कैसे समझोगे, तो भैया एक हम डॉट बना दिए, इसको बोल दिए बिंदु, एक डॉट बना दिए, इसको बोल दिए बिंदु। ठीक है, इसको यानी इसको तुम निरूपित कर सकते हो, दिखला सकते हो, सिर्फ इससे ज़्यादा कुछ नहीं, समझे। और यदि तुमको, लेकिन अब सुनो, अब बात यह है कि भैया अगर परिभाषित ही नहीं करोगे तो पूरा का पूरा ज्यामिति ही खत्म हो जाएगा जैसे। क्योंकि हम लोग कुछ चीज़ का पढ़ाई कर रहे हैं, अगर तुमने, ठीक है, उसको सही सही परिभाषित नहीं किया है, पर कम से कम बताओ तो कि वो आखिर काल्पनिकता में भी क्या है। तो भैया काल्पनिकता में ये है कि बिंदु का ना लंबाई होता है, ना चौड़ाई होता है, ना ऊंचाई होता है। अब जब ऐसे होगा तो तुम खुद सोचो कि क्या ये संभव है असल में, कि तुम कुछ ऐसा दिखा दो जिसका लंबाई भी नहीं हो, जिसका चौड़ाई भी नहीं हो, जिसका ऊंचाई भी नहीं हो, तो यह बिल्कुल असंभव है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा बिंदु का परिभाषा, कि वह जो कल्पना है जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई नहीं है, उसको कह देते हैं बिंदु। ठीक है, और रेखा क्या है, तो रेखा है भैया, तो ये भी क्या है, रेखा भी कल्पना मात्र है। तो ये क्या है, तो ये है कि भैया चौड़ाई रहित लंबाई, जिसमें सिर्फ लंबाई हो उसको बोल देंगे रेखा। या इसको और क्या तरीका है भैया, कि बिंदुओं का यह समुच्चय है। अब तुम ये शब्द जो है समुच्चय सुनोगे, अगर आप में से हो सकता है बहुत सारे 10वां के बाद साइंस ले, और बहुत बच्चा लेता है, तो उसमें जो पहला पार्ट है सेट, वो समुच्चय है। तो अभी के लिए ऐसा समझ लो कि भैया बिंदुओं का क्या है, संग्रह है, एक से एक संग्रह। तो बहुत सारा बिंदु को हम लाइन से लगा दिए तो हमको रेखा प्राप्त हो गया। लेकिन सब ये डिफिनीशन क्या है, सिर्फ ये डिफिनीशन समझने के लिए है, असल में ये सब सच नहीं है। क्योंकि असल में रेखा ही एक कल्पना है भैया, समझ में आ गया। लेकिन फिजिकली हम लोग इसको समझ सकते हैं कि भैया एक, हम जैसे एक धागा ले लो, उसको तान दो, तो वो एक रेखा के जैसे ही है समझने के लिए। जैसे बिंदु को हम लोग समझे कैसे, डॉट से। ठीक है, तो समझ गए यहाँ पर रेखा। अब चलो रेखा खंड पर, रेखा को दर्शाते कैसे हैं, तो ऐसे देखो, ये हुआ, दोनों ओर से इसको बंद करते हैं, इसका नाम देखो ए बी। ठीक है, और तुमको लिखना है कि भैया ए बी कोई रेखा है, तो इसको ऐसे लिखोगे, इसको ध्यान से देखना है, ऐसे ऊपर ये चिन्ह बना दोगे। ठीक है, तो ये हुआ एक रेखा को दर्शाने का चिन्ह। अब रेखाखंड क्या होता है, जो हम बोले थे अभी नीचे, देखो रेखाखंड क्या है, तो रेखाखंड इस रेखा का भाग है जिसके अंत जो भाग होता है वो बिंदु होता है। यानी मान लो ये ए बी है, इसको हम यहाँ से ले लिए, इसका कोई पी ले लिए, और यहाँ से क्यू ले लिए, तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक बिंदु होगा पी पर, और क्यू पर भी क्या होगा, एक बिंदु होगा। तो इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे रेखा खंड। ठीक है, इसको बोल देंगे रेखा खंड।
इसको कैसे दर्शाते हैं भैया? तो इसको दर्शाते हैं ऐसे, ए भी मान लो कोई रेखा खंड है, तो इसमें सिर्फ एक सिंपल सा हम लोग इसे एक क्या बोलना चाहिए, डैश खींच देते हैं, और इसमें कोई इसको बंद नहीं करते, इसको सिर्फ ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ये क्या हुआ भैया? ये हम लोग क्या हुआ? रेखा खंड। अब देखो आगे क्या है? तो समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं हैं जो कभी मिलती नहीं है, भले ही उनको कितना भी आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, दो ठो रेखा है, तो दोनों रेखाओं को तुम जितना भी आगे पीछे बढ़ाते रहो वो कभी जाकर मिलेंगी नहीं। या एक इसी को अन्य तरह से भी बोल सकते हो, तो वे रेखाएं जिनमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है भैया। और वो एक बात और इस पर ध्यान देना, वो क्या कि दोनों एक तल पर होनी चाहिए, यानी दोनों एक ही तल पर होनी चाहिए। ये नहीं कि मान लो ये एक तल हुआ, ठीक है, मान लो, और इसके ऊपर एक ये वाला मेरा हाथ का तल हुआ, मेरा उंगली का एक ये हुआ एक तल, उसी प्रकार एक नीचे वाला ये वाला हुआ तल, तो ये दोनों तल अलग अलग है। तो समांतर रेखाएं ऐसी नहीं है, हमारे यूक्लिड की ज्यामिति में दोनों जो रेखाएं हैं वो एक ही तल पर होनी चाहिए, एक ही प्लेन पर, समझे? तो मान लो कि ये ए बी एक रेखा हो गई और सी डी एक रेखा हो गई, तो यदि इनको तुम आगे पीछे कितना भी बढ़ाओ, अगर ये मिलती नहीं है कभी जाकर, तो इनको बोलेंगे समांतर रेखाएं। एक और इसका मतलब एक और भी परिभाषा तुम बोल सकते हो कि भैया जिनमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो, या एक और कि जिनके बीच की ये जो दूरी है ये हमेशा बराबर है, समदूरस्थ, समझ रहे हैं? तो भैया तुम इसको बहुत तरह से परिभाषित कर सकते हो, हमने सब बता दिया। समांतर रेखाएं समझ गए। अब लंब रेखाएं क्या है भैया? तो वैसी रेखाएं, अब लंब क्या मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। तो वैसी रेखाएं जो कि एक तल पर हो और उन दोनों के बीच का जो कोण हो वो एक समकोण हो। जैसे मैं मान लो कि ये एक ए बी रेखा है ऐसे, और भैया ये एक सी डी रेखा हो गई ऐसे, तो ये दोनों क्या है? लंब रेखाएं हैं, समझ गए? तो हम लोग का ये हुआ लंब रेखाओं का युग्म। युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा, मतलब ट्विंस, जुड़वा समझ लो। ठीक है, अब देखो आगे आगे क्या है हमारा? तो आगे है प्रतिच्छेदी रेखाएं। इसको हम अपने से जोड़ दिए इसलिए क्योंकि समझना है। तो देखो प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं भैया? कि यदि जो है दो रेखाएं जिनके बीच एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, समझ में आ रहा है हमने क्या बोला? दो रेखाएं, मान लो ए बी ये रेखा है ऐसे, और ऐसे ये सी डी रेखा है, तो इनके बीच एक उभयनिष्ठ बिंदु यदि हो तो उन दोनों रेखाओं को हम कहेंगे कि ये दोनों कैसी रेखा है? तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक है, मान लो, और जिस बिंदु पर ये एक दूसरे को काटेंगे उसको कहेंगे प्रतिच्छेदी बिंदु। मान लो ये काट रही है ओ पर, तो ओ क्या हुआ? प्रतिच्छेदी बिंदु। ठीक है, अब देखो आगे वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती, अगर तुमको परिभाषित करना है उसको तब, तो देखो वृत्त की त्रिज्या होती है वृत्त का जो केंद्र होता है उससे वृत्त की परिधि तक की दूरी को। तो ये क्या हुआ? ये हुआ हम लोग का वृत्त का त्रिज्या, जिसको आर से दिखाते हैं। समझ में आ गया? ये मान लो वृत्त का केंद्र है ओ, यहाँ पर एक बिंदु है ए, तो ओ ए क्या हुआ? वृत्त की त्रिज्या। और यह वृत्त की त्रिज्या आपको पता होगा कि हमेशा नियत रहती है, यानी बदलती नहीं है, ये कहीं वैल्यू रहेगा। 5 सेंटीमीटर होगा त्रिज्या, 5 सेंटीमीटर ही रहेगा पूरे वृत्त के लिए। हो गया। अब देखो वर्ग। तो वर्ग क्या होता है भैया? तो वर्ग सबसे पहले क्या है? तो वर्ग एक समचतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? तो बराबर होती हैं। और क्या? और जो सभी कोण हैं वो कैसा होता है? तो वो समकोण या 90 डिग्री पर होगा। समझ में आ गया? तो क्या होता है वर्ग? तो वर्ग होता है एक समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और जिसके सभी कोण समकोण हो, उसको कहेंगे वर्ग।
तो हम समझा दिए जितना भी था, अब आप लोग लिख सकते हैं इसको। अब हम लोग चलते हैं आगे। हाँ, तो देखो हम आ गए हैं अपने तीसरे नंबर सवाल पर। सवाल क्या है कि जो ये नीचे 2 ठो अभिधारणा दिया हुआ है, इस पर हमको विचार करना है। ठीक है, तो हम लोग अभिधारणा पढ़ते हैं, और ये अभिधारणा ऐसा नहीं है कि यूक्लिड का दिया हुआ है, ये अभिधारणा बनाया गया है। अब अभिधारणा क्या होता है भैया, बता चुके हैं। अभिधारणा भी क्या है, हम लोग कुछ कुछ चीज़ों को सत्य मान लेते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ें ज्यामिति से संबंधित हैं, जो चीज़ें नहीं, हमको कहना चाहिए जो कथन ज्यामिति से संबंधित है और उनको सत्य मान लिया गया है, उनको हम कहेंगे कि भैया वो अभिधारणा है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पोस्टुलेट। क्या कहते हैं भैया, तो पोस्टुलेट। ये टर्म याद रखना, ये केमिस्ट्री में भी शायद पढ़ना है तुम लोग को, डाल्टन पोस्टुलेट लो, ऐसा ही कुछ करके। ठीक है, देखो हम आते हैं अपने मैथ पर। क्या है भैया कि दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। ठीक है, तो ये एक अभिधारणा दिया हुआ है। चलो दूसरा भी पढ़ लेते हैं लगे हाथ। यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक ही रेखा पर स्थित नहीं है। ठीक है, पढ़ लिए। अब क्या सवाल दिया हुआ है, पहले ये समझो कि क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है। क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं। क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है, स्पष्ट कीजिए। तो चलो हम लोग लाइन बाय लाइन चलेंगे। सबसे पहला सवाल क्या है कि क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है। तो देखो सबसे पहला भैया क्या है, तो पहले अभिधारणा समझते हैं। क्या कहा जा रहा है कि 2 भिन्न बिंदु हैं ए और बी। तो चलो 2 भिन्न बिंदु मान लो ए और बी, मान लो ये ए है, ये कोई भिन्न बिंदु बी है। ठीक है, तो ये दोनों भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर हमने लिख दिया एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। तो हाँ भैया बिल्कुल सही है, और इसके लिए हमसे ये कहा जा रहा है कि इस ए और बी के बीच में कोई एक सी ऐसा है बैठा हुआ है जो कि इन दोनों के बीच है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं, कहीं पर ए और बी के बीच में कहीं सी कोई ऐसा बिंदु है जो कि इन दोनों को बराबर भाग में बांट देता है। तो मान लो ये ए बी है, इसे ए बी को जोड़ दिए हम लोग, और मान लो कोई ऐसे यहाँ पर सी बैठा हुआ है। तो हाँ भैया यह अभिधारणा सही है, पर हमारा सवाल क्या है कि कोई अपरिभाषित शब्द है इन दोनों में। तो चलो पहले दूसरा को भी समझते हैं। यहाँ कम से कम 3 ऐसे बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं हैं। तो हाँ भैया सही बात है, यहाँ कम से कम 3 ऐसे बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं हैं। हाँ, कम से कम ऐसे 3 तो बिंदु हमको मिल ही जाएगा जो कि एक रेखा पर स्थित नहीं होगा, तो ये भी ठीक है। अब देखो सवाल क्या कह रहा है, क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है। तो देखो क्या पहला तुम पढ़ो, इसमें तुमको क्या क्या शब्द मिला जो हम लोग के ज्यामिति से संबंधित है। एक बिंदु मिला, ठीक है, और क्या मिला, एक तीसरा ये भी बिंदु है, इसको हटाओ, नीचे आओ कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। यानी कि अब हमने आपको अभी अभी ही बताया है कि बिंदु और ये रेखा जो है ये 2 शब्द अपरिभाषित है। यानी हाँ, इन अभिधारणाओं में हमें 2 ठो अपरिभाषित शब्द मिला। कौन कौन भैया, तो एक हुआ बिंदु, दूसरा हुआ रेखा। ठीक है, अब आगे चलो, क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं। अविरोधी का मतलब क्या होता है, विरोध का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के खिलाफ होना। तो अविरोधी का मतलब क्या, एक दूसरे के खिलाफ नहीं होना। तो हमारा सवाल है कि क्या ये अभिधारणाएं एक दूसरे के खिलाफ नहीं हैं। तो चलो देखते हैं कि क्या ये एक अभिधारणाएं एक दूसरे के खिलाफ हैं। तो ये कुछ अलग बात कह रहा है और ये बात कुछ अलग कह रहा है, तो नहीं, ये जो है अविरोधी हैं। हाँ सही है, अविरोधी का मतलब कोई इन दोनों के बीच में विरोध नहीं है। ये जो बात कह रहा है और जो दूसरा अभिधारणा बात कह रहा है, इन दोनों में कोई विरोध नहीं है, दोनों का अपना अपना अस्तित्व है। ठीक है, अब देखो
क्या है, क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं? तो जी नहीं, ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना कि जो हमारा अभिगृहित एक 5.1 था, वो क्या था कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है, उससे हल्का फुल्का इसका जुड़ाव है। तो क्या जुड़ाव है भैया हमारा? क्या था, देखो कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। तो वहीं यहाँ पर है कि इन दोनों से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा रही है। इनसे कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, पर इनडायरेक्ट संबंध है भैया, समझ गए? तो हमने कोशिश किया है कि आपको समझ में आ जाए। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो हम बोलिएगा सिर्फ इसी पर हम एक नया बना देंगे वीडियो, इसको और अच्छे से डिटेल में। अभी के लिए हम लोग चलते हैं चौथे नंबर सवाल पे, क्योंकि समय भी बीत रहा है। चौथा नंबर सवाल क्या है? यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए बी बराबर ए सी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर 1/2 ए बी। तो देखो, चलो बनाते हैं इसको। कोई दो बिंदु है भिन्न, ए मान लो ये ए है और कोई यहाँ पर बिंदु बी है। तो क्या कहा जा रहा है कि इन दोनों भिन्न बिंदुओं के बीच में कोई ऐसा सी स्थित है जिसके लिए ए बी और ए सी क्या है, तो बराबर है इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पर मान लो कहीं सी है, जहाँ से ए सी और ये ए सी और बी सी ये दोनों बराबर है। तो हमको सिद्ध क्या करना है कि ए सी बराबर 1/2 ए बी। ठीक है, चलो देखो हमको क्या दिया हुआ है, हल देखो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है हमारे पास ए बी ए सी बराबर बी सी। ठीक है, अब देखो क्या सिद्ध करना है, ए सी बराबर 1/2 ए बी, ये भैया हमको सिद्ध करना है। अब देखते जाओ आगे कि जो हमारा प्रमाण है वो कैसे होगा। तो देखो हम लिखेंगे क्या कि अब हम छोटा में लिख रहे हैं, आपको डिटेल में लिखना होगा, तो आप लिख लीजिएगा खुद से कि ए सी बराबर बी सी। ठीक है, अब इन दोनों साइड हम क्या जोड़ सकते हैं, क्या ए सी में मान लो हम जोड़ देते हैं ए सी जोड़ देते हैं, ठीक है, और बी सी में भी जोड़ देते हैं ए सी। तो कुछ अलग हो गया? जी नहीं, दोनों साइड ए सी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये ए सी जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 2 ए सी। ये बी सी और ए सी जोड़ने पर क्या हो जाएगा, तो ए बी हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात जो लिखना होगा तुमको एकदम महत्वपूर्ण, वो ये है कि ये कैसे तुम जोड़ दिया। तो ये था हमारा एक अभिगृहित, याद है? यदि बराबर को बराबरों में जोड़ा जाए तो जो हमारा रिजल्ट है वो भी क्या होगा, वो भी बराबर होगा। तो वही बात है, देखो ए सी और बी सी बराबर हैं, इस ए सी और बी सी में हम लोग एक बराबर ए सी जोड़े तो जो हमारा रिजल्ट है वो भी बराबर होगा। तो यहाँ पर तुमको लिखना होगा ध्यान से, यूक्लिड का अभिगृहित संख्या 2। देखो हम पढ़ते हैं, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। वही बात यहाँ पर भी है, ये ए सी और बी सी बराबर है, इसमें तुम ए सी जोड़े जो कि खुद बराबर है, तो जो रिजल्ट है जो पूर्ण, तो वो भी क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पर तुमको ब्रैकेट में करके लिखना होगा ध्यान से, क्या कि अभिगृहित संख्या, यूक्लिड का एक अभिगृहित हम लोग प्रयोग किए हैं, और वो अभिगृहित तुमको लिखना होगा साथ में जो हमने अभी बोला था। ठीक है, तो अभी के लिए आगे चलते हैं। तो यहाँ से ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 ए बी। ठीक है, ए सी बराबर 1/2 ए बी हो जाए कि नहीं? इस 2 को इधर लेके चल जाओ, तो हमारा प्रूफ नहीं हो गया। देखो 2 लाइन का मात्र प्रूफ था, इतना आसान। तो हम लोगों ने अभी ये प्रूफ कर दिया जैसे हमको करना था। अब तुम लिख लेना कि भैया इस प्रकार हमारा जो हल, जो हमारा प्रमाण है, मिल गया। ठीक है, तो अब अभी के लिए रखते हैं इस वीडियो को, मिलेंगे आपसे अब अगले वीडियो में 5वां नंबर सवाल के साथ। ठीक है, तो रखो, चलो।